सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कई ऐसे प्रतीकों को खत्म किया है जो विदेशी शासन का प्रतीक हुआ करता था। उसमें एक है न्याय संहिता, जो पुराना न्याय संहिता था उसके जगह भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है और इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। ये महीना अगस्त का है, आज़ादी का महीना है। इसी महीने हमें 1947 में आज़ादी मिली थी और हम आज चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता का कि आखिर ये भारतीय न्याय संहिता कैसे भारतीय जो है जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री गौरव प्रियदर्शी जी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, युवा हैं, लेकिन कानूनी मामलों के अच्छे जानकार हैं। हम उनसे जानेंगे। गौरव जी, ये जो भारतीय न्यायिक संहिता है, ये कितना भारतीय जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला आपको लगता है? सर देखिए, भारतीय न्याय संहिता में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहली चीज़ कि आज 1 महीना उसका पूरा होने जा रहा है जब से ये लागू हो चुका है। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। तो ये कैसे जन आकांक्षाओं पे खरा उतरेगा, इसको मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता में आपका कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। ठीक है, पहली चीज़ कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। दूसरी चीज़ इसमें आपकी बात की गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। तीसरी चीज़ इसमें बात की गई है टेररिस्ट एक्ट के बारे में। और चौथी चीज़ जो इसमें बात की गई है वो विमेन के सेफ्टी के रिगार्डिंग है। तो एक एक चीज़ पहले मैं आपको कम्युनिटी सर्विस पे आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि कम्युनिटी सर्विस में क्या दिया गया है। पहले जो पनिशमेंट के जितने भी फॉर्म्स थे, जो ऑफेंसेस में पनिशमेंट का प्रोविज़न था, उसमें आपके डेथ पेनल्टी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता था, दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता था, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता था और फाइन होता था। ये 5 तरह के पनिशमेंट थे। अब एक छठा पनिशमेंट इसमें लाया गया, कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट। कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है उसमें उन सारे ऑफेंसेस में लाया गया है जो थोड़े छोटे ऑफेंस है, हल्के ऑफेंस है, जिनको पहले भी हल्का किया जा चुका था। उनके ऑफेंस जो उनकी मतलब ये थी, तासीर को घटाया जा चुका था। आप इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले जो होता है वो अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड में आपका कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न लाया गया है। अटेम्प्ट टू सुसाइड के ऑफेंस को जो आईपीसी में दिया गया था 309 में, उसको भी जब आपका ये मेंटल हेल्थ एक्ट आया तो वो थोड़ा सा उसको ये दिखाया गया कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसको आप पनिश मत करिए, क्योंकि वो खुद ब खुद एक तरह से मानसिक तौर से जूझ रहा है जी। तो इस वजह से इस तरह के ऑफेंस में कम्युनिटी सर्विस लाया गया अटेम्प्ट टू सुसाइड में। उस दूसरी चीज़ ये है, जैसे थेफ्ट, अगर 5,000 तक की किसी भी वैल्यू की चीज़ की चोरी होती है तो उसमें कम्युनिटी सर्विस का लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये इसमें फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए, जिसने पहली बार किसी तरह का कोई ऑफेंस कर दिया है और अगर ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है या फिर 5,000 तक रुपए की चोरी हो गई या डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन, अगर वो ऑफेंस किया जाता है, या फिर अगर किसी तरह का अनलॉफुल ट्रेड कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कम्युनिटी सर्विस लाया गया। मतलब मुझे आप जी पूरा कीजिए अपनी बात। हाँ जी सर, तो ये सारी चीज़ों पे आप कम्युनिटी सर्विस लाया गया है। और अगर हम लोग इसके बाद एक जो बहुत मेजर चेंज की बात करते हैं जो बीएनएस में दिया गया है, वो बात करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल लॉ में किसी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रोविज़न था जिसको मकोका बोलते हैं, मकोका लगता था ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए।
लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में आपका बीएनएस में दिया गया, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट थी, जो पार्लियामेंट थी, उन्हें ये समझ में आया कि इस पे लॉ ज़रूरी था और इसलिए अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए आपका ऑफेंस आ गया है बीएनएस में। अच्छा, मतलब ये इम्पैक्टफुल भी होगा जी, अगर आप जो है कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए भी अब कानून है, और अगर छोटे मोटे अपराध अगर आपसे भूलवश हो गया जी, तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। आपको जेल भेजने और जेल की भीड़ को और बढ़ाने से बेहतर है कि आपको कम्युनिटी सर्विस में लाया जाए, आपको दूसरी तरह की जो है दंड दिया जाए। मुझे लगता है शायद इसकी ये वजह है कि पहले का जो कानून था वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ था, उसमें था कि आपको दंड देने का प्रावधान, आपको, क्योंकि वो जो है हम पे शासन कर रहे थे और हमको वो दंडित कर रहे थे बेसिकली। बिल्कुल। और ये यहाँ पे है न्याय का कॉन्सेप्ट है। जी, तो जैसे सर जो पहले का जो आईपीसी था, आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस थे उसमें ज़्यादा फोकस इन सारी चीज़ों पे किया जाता था, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, या सिडिशन का कोई प्रोविज़न है, या काउंटरफिटिंग है, मतलब ऐसी चीज़, ऐसे ऑफेंसेस पे फोकस किया जाता था जिसमें जो ब्रिटिश राज है उसके जो कॉलोनियल पावर है उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। चाहे आप करेंसी काउंटरफिट कर रहे हैं, आप नकली करेंसी बना रहे हैं, या फिर आप वॉर करना चाह रहे हैं, आर्म्ड रिबेलियन करना चाह रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को तोड़ना चाह रहे हैं, तो इन सारे ऑफेंसेस पे फोकस किया गया था। और इन सारे ऑफेंसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका प्रोविज़न या फिर आपको डेथ पेनल्टी तक के प्रोविज़न को दिया गया था। और जो ऐसे ऑफेंस थे जिससे सोसाइटी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा, अगर मर्डर को छोड़ दिया जाए, मर्डर को इसलिए इन्होंने फोकस किया क्योंकि मर्डर तो जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल का भी हो जाएगा तो फिर उसको एक पनिश करना ही ज़रूरी है, लेकिन और सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये लोग अपना ध्यान नहीं दिए। इनका मेन ध्यान जो केंद्रित था वो सिर्फ इन सारी चीज़ों पे था कि जो भी इकोनॉमी जो है, जो ब्रिटिश इकोनॉमी है, उसको किसी तरह का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंट्रोल ऑफ पावर है, वो इम्पैक्ट नहीं हो सके। मतलब सत्ता को आप आंख नहीं दिखा सके, सत्ता के खिलाफ आप साजिश नहीं दिखे। लेकिन एक अभी चर्चा जो हो रही है राजद्रोह को लेके कि उस पे, उसके राजद्रोह को लेके भी कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है। जी देखिए, क्या है? जी सर, इसमें पहली चीज़ ये है कि जो आपका 124A ऑफ द आईपीसी में सेडिशन था, जो राजद्रोह का जो प्रोविज़न था, उसको हटा दिया गया। अभी जो प्रोविज़न है वो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन पे फोकस करता है कि आप किसी तरह के भी जो नेशन है, जो आपका देश है, देश को आप तोड़ने का काम ना करें। ठीक है, उस चीज़ पे यूनिटी की बात की जाती है, इंटीग्रिटी की बात की जाती है। और पहले जो सेडिशन का जो प्रोविज़न था, सेडिशन का प्रोविज़न था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर आपने सरकार के विरुद्ध कोई भी काम किया तो उसमें आपको वो सेडिशन लॉ में वो कवर हो जाता था। तो अभी आपको वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, आप नेशन पे फोकस किया गया है, क्योंकि जो नेशन है, जो देश है, देश बड़ा है ना कि गवर्नमेंट। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट पे फोकस ना करते हुए नेशन पे फोकस किया गया है। और जो सेडिशन का जो लॉ था वो मतलब एक ब्लैंकेट लॉ था। अभी जो लॉ है उसमें जैसे आप उसको डिस्टिंग्विश किए, जो टेररिस्ट एक्ट है उसको एक अलग वे में आप डिफ़ाइन किए, टेररिस्ट एक्ट को आप अलग डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो पहले वो चीज़ नहीं थी। पहले एक चीज़, आप पूरा फोकस जो था वो कंट्रोल ऑफ पावर का था कि कंट्रोल बनाए रखना है मेरे को लोगों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर। दे ट्रीटेड एज सब्जेक्ट्स टू दी क्राउन। तो वो चीज़ अब बदल गई। लेकिन ये तो कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि देश में अब है आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो होते ही हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए अलग अलग क्या धाराएं हैं, उस पर कितनी सज़ा है? इसके अलावा जो देश के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसमें सर जो ऑर्गेनाइज क्राइम में दो तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है। एक हुआ आपका ऑर्गेनाइज क्राइम, दूसरा पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में आपका चाहे किडनैपिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या फिर आपका किसी तरह का भी और थेफ्ट हो,
ये जो कंटिन्यूस नेचर का होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम मीन्स द ऑफेंस इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर, एक बड़ा सिंडिकेट के बेसिस पे लोग इस काम को कर रहे हैं, या चाहे एक्सटॉर्शन हो, तो इन सारे चीज़ों में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आपको उसमें पनिशमेंट दिया गया है। और जो आपका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें भी सारे में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ही मेनली फोकस, जो मैक्सिमम ऑफेंसेस उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ही फोकस किया गया है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारी बात हुई कि पहले, अब क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम थे और जेल को रिफॉर्मेटिव वे में नहीं देखा जाता था, एक प्यूनिटिव वे में देखा जाता था, डिटरेंट वे में देखा जाता था, पनिश करने के लिए जेल भेजा जाता था। तो अभी जो प्रोविज़न है उसमें आपका जो अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर ट्रायल्स के लिए आपका अगर वो 1/3 ऑफ द पनिशमेंट वो कर देते हैं, फुलफिल कर सकते हैं 1/3 ऑफ द पनिशमेंट, तो उसमें वो आपको बेल के लिए वो प्रोविज़न उनके लिए है। जी। और महिला अपराध को पर भी इस बार जो है काफ़ी फोकस किया गया। अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, अन्याय होता है, तो उसको लेके भी ये कानून काफ़ी सख्त दिख रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए ये कानून इसलिए सख्त है क्योंकि सबसे पहली बात इसमें EFIR की बात की गई है। अगर किसी महिला के साथ किसी तरह का भी कोई भी दुर्घटना होती है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो उस चीज़ के लिए थाने में जाने, रिपोर्ट लिखाने के लिए, थाने में जाकर रिपोर्ट करने के लिए वो सोचती है, वो डरती है। तो इसमें EFIR का प्रोविज़न आया है कि इलेक्ट्रॉनिक FIR आप दर्ज करिए, इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज कर दीजिए। और दूसरी चीज़, महिलाओं में जैसे जो एक बड़ा ऑफेंस है, जो रेप का ऑफेंस है, किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है, वो एक बड़ा ऑफेंस है, तो उसमें एक लायबिलिटी फिक्स की गई है कि जिसने भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया है वुमेन का, अगर रेप के ऑफेंस में, तो 7 दिन के अंदर जो डॉक्टर है उसको अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा एक और बदलाव आया कि अगर किसी तरह का भी कोई महिला के अगेंस्ट ऑफेंस होता है, तो उसमें 90 डेज़ में जो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसकी जानकारी इन्फॉर्मेंट को आपको देनी पड़ेगी। ये 2 महिलाओं के लिए किया गया खास। और दूसरी चीज़ ये है कि BNS में आपका सेक्शन 69 ऑफ द BNS में आपको अगर किसी तरह का भी कोई फिज़िकल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है यूजिंग डिसेटफुल मीन्स, अगर किसी तरह का ठग के, प्रलोभन दे के अगर किसी तरह का संबंध इस तरह से बनाया जाता है, तो उसमें 10 साल का दंड का प्रावधान दिया गया सेक्शन 69 ऑफ द BNS में। जो पहले ये ऑफेंस नहीं था IPC में, उसमें जो रेप का सेक्शन पे ही सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे रेप में उसको रेप की उसको ऑफेंस माना जाता था, लेकिन अभी उसके लिए एक डिफरेंस ऑफेंस रखा गया है महिलाओं के लिए। और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में देश में है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक बहुत अच्छा संकेत दिया, पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा एक लॉ पास करके मॉब लिंचिंग पे लाया, क्योंकि एक मर्डर जो एक किसी भी इंसान दूसरे इंसान का करता है, और एक भीड़ जो किसी की मानिए मर्डर कर देती है, मृत्यु कर देती है, हत्या कर देती है, हाँ हत्या कर देती है, या सेक्स के आधार पे, या कास्ट क्रीड के आधार पे, या फिर उसकी अपनी कोई रिलीजियस सोच के आधार पे, तो उन सारी चीज़ों में मॉब लिंचिंग का जो है प्रोविज़न है सेक्शन 100 ऑफ द BNS में, और उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है कि इस तरह के जो रीसेंट आप मॉब लिंचिंग जैसा चीज़ है, ये बहुत नई चीज़ है। हर जगह, हर राज्य सरकार जो है इससे बहुत परेशान है, पीड़ित है। जी एक जगह घटना घटती है, वो हर जगह, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह इस तरह की घटना पिछले कई सालों में सुनने को आया। मुझे लगता है इसलिए भी सरकार इसको लेके ज़्यादा गंभीर नहीं, बिल्कुल। ये अगर आप 21वीं सदी में आप ये चीज़ देखेगा कि मॉब लिंचिंग 21st सेंचुरी में जब सोशल मीडिया आया, तो लोगों को अगर जब देख रहे हैं कि कैमरा है, कुछ हो रहा है या भीड़ है, तो उस तरह का मॉब लिंचिंग वो लोग करने लगे। बहुत सारी चीज़ें कि भाई अपना पक्ष रखने के लिए, या अपने आप को मजबूती दिखाने के लिए कि हम इस तरह से इस वर्ग को दबा रहे हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे लॉ होना ज़रूरी है।
क्योंकि फिर लाइबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही थी। अगर भीड़ के लिए अगर आप लिंचिंग जैसा अगर प्रोविज़न नहीं रहेगा तो फिर लाइबिलिटी फिक्स करना 302 में जो पहले आईपीसी में मर्डर में आप उसको लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए लिंचिंग के लिए प्रोविज़न आया। कल अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो लखनऊ से आ रही थी कि एक पति पत्नी जा रहे थे और पानी के बीच में फंस जाते हैं और एक साथ कई लोग जो हैं उनके ऊपर पानी उछालने लगते हैं। तो वहाँ सरकार ने तो बहुत एक्शन लिया, लेकिन एक तरह से वो भी मॉब लिंचिंग के आसपास की चीज़ है। जी सर, मॉब जैसे इसमें जैसे मॉब लिंचिंग में दो तरह की बात होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक हुआ कि आप किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट करते हैं, हर्ट करते हैं किसी को, जो हर्ट या फिजिकल असॉल्ट जिसको बोलते हैं, असॉल्ट हुआ। और एक हुआ कि असॉल्ट विच लीड टू डेथ। ठीक है, तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो ये दोनों तरह के ऑफेंसेस को डील किया गया है बीएनएस में। अगर आप किसी तरह के साथ मारपीट करते हैं या छेड़छाड़ ही करते हैं, बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें छेड़खानी की जाती है। अगर किसी तरह का भी भीड़ है या फिर मानिए कोई फॉरेनर आए हैं जिनको यहाँ का नहीं आइडिया है, तो उसमें बहुत सारी छेड़छाड़ की जाती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप वो प्रोविज़न है जिसमें आप उनको पनिश कर सकते हैं। मतलब जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको हम बताएंगे कि अब अगर आप में से कोई इस तरह के कार्यक्रम जो कृत्य में संलग्न है या उसके परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य को करता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि नए कानून में बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो बच्चों को लेके कि बच्चों को लेके जो अपराध होते हैं या उनकी ट्रैफिकिंग होती है, उसको लेके जो है बीएनएस में क्या प्रावधान किए गए? देखिए, जो बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सभी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बहुत बड़ा एम्बिट है और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वो आपका एक्सटॉर्शन हो या थेफ्ट हो या किडनैपिंग हो, बच्चों की किडनैपिंग हो या ट्रैफिकिंग हो या देह व्यापार में उनको डाल देना या चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, तो इन सारी चीज़ों पे वो बहुत सख्ती से मतलब जो ऑफेंडर है उसके ऊपर आता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसको पनिशमेंट उसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो पहले चाहे आप बेगिंग ही ले लीजिए, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे, अगर कोई चाहे भी एफआईआर दर्ज करवाना तो वैसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था जिसमें आप उसको एफआईआर दर्ज करवा पाए। आईपीसी में वैसा प्रावधान नहीं दिया, अंग्रेजों की जरूरत नहीं थी। हाँ, अंग्रेजों को ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से तो अभी लेकिन उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रखा गया है और उस पर वो सशक्त किया गया है सभी लोगों को। मैं ये बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा बीएनएस है, बीएनएस एक चीज़ पे फोकस कर रहा है कि अगर किसी तरह का भी आपके साथ कोई भी घटना, कोई या कृत्य आपके साथ कर रहा है जो आपको मानिए अप्रिय लग रहा है, जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको, अगर वो एक ऑफेंस है तो उसको उसका पनिशमेंट या ऑफेंस का शकल देने की कोशिश की गई है बीएनएस में, हर तरह के ऑफेंस के लिए। और इस तरह के ऑफेंसेस के लिए जिसमें जैसे मैं बताया कि जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं जो आपने घटना भी बताई लखनऊ की या फिर और भी जगह पे इस तरह की घटना होती रहती है, तो उसमें आपके पास जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं या जो भी इन्फॉर्मेंट है जो एफआईआर दर्ज करना चाहता है वो आराम से दर्ज कर सकता है, क्योंकि EFIR का जो कॉन्सेप्ट है, आप या फिर आप कहीं पे भी FIR जो दर्ज करा सकते हैं 0 FIR के थ्रू। अगर ऑफेंस मानिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए आपके साथ किस तरह का कोई घटना लखनऊ में हुआ, लेकिन आप जा रहे थे कानपुर या किसी दूसरे ज़िले जा रहे थे, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप लखनऊ में रुक के ही आप FIR दर्ज करवाइए, आप कानपुर में वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। पहले इस तरह का प्रावधान लॉ में नहीं था, जजमेंट्स के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी के जजमेंट के थ्रू इस तरह का प्रावधान था कि आप कर सकते हैं। डायरेक्शन भेजा गया था DGPs को कि आप उसको एंटरटेन करिए 0 FIR को, लेकिन अभी उसको लॉ का शक्ल दे दिया गया। पहले अगर होता भी था तो VIP लोग जी या जिस मामले को ज़्यादा मीडिया में तूल दिया जाता था उन मामलों में 0 FIR पुलिस करती थी, बाकी लोगों को टहला देती थी। अब ये नहीं होगा। जी बिल्कुल जी। तो अभी यही चीज़ है कि 0 FIR को मतलब एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न की तरह रखा गया है, तो उसमें आप आराम से आप कहीं पे भी
अपना दर्ज करा सकते हैं। मुझे लगता है कि बीएनएस में तो प्रावधान तो किए ही गए हैं, कई बदलाव है, कुछ नयापन है, लेकिन साथ साथ मुझे जो सबसे बेहतर उसमें लग रहा है कि जिम्मेवारी तय की गई है उसमें हर चीज़ के लिए। तो प्रशासन में अगर जिम्मेवारी आती है तो ज़्यादा कानून का राज जो है मजबूती के साथ स्थापित होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो तीनों क्रिमिनल लॉ है वो मतलब जो कानून का राज है उस पे ही लाया गया है, ठीक है। जो ब्रिटिश राज है उसको कानून का राज या कहते हैं पीपल शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ, वो फोकस किया गया है और बहुत सारी सहूलियतें भी दी गई हैं। मैं बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो बहुत सारे ऑफेंसेज हैं जिसमें अभी जो अगर दर्ज होते हैं जिसमें अंडर ट्रायल अगर पनिशमेंट का 1/3 अगर उसने एज ए अंडर ट्रायल वो जेल में बिता चुका है तो उसमें वो बेल के लिए वो मैंडेटरी बेल के लिए वो फाइल कर सकता है और उसको बेल मिल सकती है 1/3 अगर उसने अंडर ट्रायल जेल में काट चुका है। और ये सारी जो ऑफेंसेस हैं उसमें बस ये कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए छोटे ऑफेंसेस के लिए खासतर। और दूसरी चीज़ जो फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नया जो आया है इन तीनों लॉ में कि अगर किसी तरह का एक ऑफेंस होता है जिसमें 7 साल तक की सज़ा है या 7 साल या उससे अधिक तक की सज़ा है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना ज़रूरी हो गया है। एक फॉरेंसिक टीम जाएगी प्लेस ऑफ अकरेंस पे और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेगी, क्योंकि अभी अगर मानिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी का भी कोई ऑफेंस था तो उसमें ये बहुत सारी मैंडेटरी नहीं थी। 10 साल की सज़ा है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं गया। लेकिन अभी प्रोविज़न ये रखा गया कि आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाएगा। अगर आपके पास मानिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट से भी उसको बुला सकते हैं। एक इसके अलावा मुझे जो आप अभी बता रहे थे बेल को लेके, तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी एक बड़ा रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि माना जाता है या कई आलोचक कहते थे कि जो पश्चिम के देश हैं या विकसित देश हैं जो वहाँ जो है बेल को देने को लेके वो लोग ज़्यादा उदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी जो है उसमें उदारता कम थी। शायद ये इंडियन पेनल कोड की वजह से भी हो सकती थी, और लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उदार ज़्यादा दिखेगा, उदारता दिखेगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे पहले जो लॉ था, पहले लॉ में सिर्फ अंडर हाफ ऑफ द सेंटेंस पे बेल की बात की जाती थी। अगर मानिए एक अंडर ट्रायल जो है अगर वो आधा सेंटेंस वो बिता चुका है जेल में भी तो वो मूव कर सकता था। लेकिन अब देखिए कि हाफ ऑफ द सेंटेंस का प्रोविज़न तो रहा ही जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, लेकिन अगर 1/3 ऑफ द सेंटेंस भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं है, मानिए 10 साल की सज़ा है या 7 साल की सज़ा है, तो 1/3 में भी बेल उसको मिल सकता है। क्योंकि जब आईपीसी था या सीआरपीसी थी उस समय जो कॉन्सेप्ट था बेल में स्ट्रिंजेंट था, और बेल जो था वो आपका टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट था, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट था बेल के लिए, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। बाद में समय के साथ कोर्ट ने ये मतलब माना कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, मतलब आप जेल जो है एक्सेप्शनल केसेस में ही भेजिए, आप बेल ही दीजिए। लेकिन ये उस तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में वो चीज़ नहीं था। लेकिन जिस तरह से अंडर ट्रायल के लिए 1/3 ऑफ द सेंटेंस पे आप बेल का जो मैंडेटरी बेल का प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा उदार बना रहा है। देखिए जो नया लॉ है दोनों में समन्वय क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच में एक मतलब बैलेंस क्रिएट कर रहा है। लॉ ना ही एक्यूज़ की तरफ झुका होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ना ही विक्टिम की तरफ झुका होना चाहिए। ये दोनों को जो लॉ है वो बैलेंस ला रहा है। पहले का लॉ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं था, वो एक्यूज़ के प्रति उतना बैलेंस नहीं था, तो अभी ये का जो लॉ है वो एक्यूज़ के प्रति भी बैलेंस्ड है। अच्छा, जब तक उसको जो है सज़ा नहीं मिल जाती है तब जी बिल्कुल जी। तो मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो आप जब उसको इनोसेंट मान रहे हैं, जब बीइंग अंडर ट्रायल, जब उसका ट्रायल चल रहा है और अगर उसने लाइफ ऐसी कोई ऑफेंस नहीं किया है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, तो आप उसको 1/3 में आप छोड़िए उसको। जब वो पूरी सज़ा काट ही लेगा तो फिर आप उसको इनोसेंट तो नहीं मान सकते। अब एक सवाल जो मैं हर कार्यक्रम में जो है माननीय
जो है विद्वान अधिवक्ताओं से पूछता हूं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है या कई लोग ऐसी शंका से ग्रसित हैं कि जो बीएनएस है उसमें पुलिस का अधिकार थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो क्या ये आशंका निर्मूल है या सही इस आशंका में कोई दम है? ये थोड़ा क्लियर आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहली बात मैं मतलब आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा सभी कोई को कि पुलिस को जो भी नया कानून है उसमें पुलिस को मजबूती नहीं दी गई है। मजबूती दी गई है जो इन्फॉर्मेंट है जिसके या विक्टिम है जिसके साथ जो भी अपराध हुआ है या कोई कुछ भी गलत हुआ है उसको मजबूत किया गया है, और इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है। इंस्टीट्यूशन मतलब जुडिशरी को मजबूत किया गया है, कोर्ट्स को मजबूत किया गया है, पुलिस को मजबूत नहीं किया गया है। पुलिस की जवाबदेही तय की गई है और पुलिस को और अतिरिक्त कार्य दिया गया है जिसको उनको समय अवधि में ख़त्म करना है। तो इसमें ये कहा जाए कि पुलिस को मजबूत नहीं किया गया है, पुलिस का कार्य को बढ़ाया गया है, और कार्य को भी बढ़ाया है ताकि वो और अधिक काम कर सकें, और साथ ही साथ उनको जवाबदेही भी तय की गई है कि आप अकाउंटेबल हैं। जो भी आपको एडिशनल वर्क दिया जा रहा है या जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया है। और जो सही मायने में जो जनता है, इससे सबसे ज़्यादा जनता को ही मजबूती मिली। मतलब अगर आपको भी कोई ये बताता है या अफवाह फैलाता है कि नया कानून जो है वो पुलिस को मजबूत करने वाला कानून है, तो उस व्यक्ति को दो टूक कहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस को और जवाबदेह बनाया गया है और कोर्ट को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ रहा है गौरव जी, तो ऐसी कोई बात जो छूट रही हो या कोई जानकारी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं थोड़ी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें। दूरदर्शन के मामले द्वारा, आप टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, और जिस तरह से आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको सशक्त किया गया है। सशक्त आप तभी होंगे जब आप इस लॉ के बारे में जानेंगे, और जो रिलायबल सोर्स हैं, जो सही सोर्स हैं, उसके थ्रू आप जानेंगे तो आप ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कोई भी किसी तरह का भी घटना होती है तो आप उसकी जानकारी दें, और उस चीज़ को ये ना सोचें कि और मतलब अफवाहों पे आप ना जाएं, और आप अपनी बात को रखें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जैसा कि गौरव जी ने भी कहा और हम सभी कहते हैं, हमारा जो नया कानून है वो भी कहता है कि जनता को ज़्यादा मजबूती दी गई है, कोर्ट को मजबूत किया गया है ताकि जनता को त्वरित न्याय मिल सके, और पुलिस और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं जो न्याय दिलाने में, जल्दी न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं, उनको और जवाबदेह और पारदर्शी बनाया गया है। तो इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह संप्रति में हम फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।